नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ये चैप्टर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं उसको करने में आपको बहुत अधिक मदद करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को आप स्टार्ट से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अगर आपने नोट्स बनाए और उन नोट्स को आपने अगर अप्लाई किया तो आपके मैक्सिमम को जो क्वेश्चंस हैं वो अगर अपने इस कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई कर लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके बनने लगेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, इस ग्रेविटेशन में आप देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसमें जो है एक अपने जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्होंने वर्ल्ड को बहुत सारी ऐसी डीप चीजें दी जिसका आज भी हम यूज करते हैं। अब जो न्यूटन थे, न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन ने देखा कि उन्होंने क्या चीजों को ऑब्जर्व करते थे, वो चीजों को बहुत ज्यादा जो है एनालाइज करते थे। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली वो एक जो है एप्पल जब नीचे गिरता है तो उन्होंने देखा यार ये एप्पल नीचे गिरा। तो उन्होंने क्या किया कि एक्चुअली साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने एक्सेलरेशन उन्होंने निकाला एप्पल का जो है उन्होंने एक्सेलरेशन निकाला एप्पल का एक्सेलरेशन निकाला। अब उन्होंने देखा कि एक उसके बाद वो आगे गए, उन्होंने मून जो था, मून मून के मून का भी उन्होंने एक्सेलरेशन निकाला, एप्पल का निकाला और उन्होंने मून का एक्सेलरेशन निकाला। तो जो मून और एप्पल का जो एक्सेलरेशन था, उन्होंने देखा कि जो मून का एक्सेलरेशन है, मून का जो एक्सेलरेशन है वो जो है 1/3600 टाइम्स ऑफ एप्पल के एक्सेलरेशन के बराबर है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक्चुअली क्या है कि एनालिटिकल माइंड जो होता है वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है कि जो मून का एक्सेलरेशन है वो एप्पल के एक्सेलरेशन का 1/36 टाइम्स है। अब उन्होंने क्या देखा कि जो अर्थ है, अर्थ अपना जो है, ये अपना अर्थ है और ये अपना मून है। अब उन्होंने क्या कंसीडर किया कि ये जो अर्थ है इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका इन्होंने पूरा मास को उन्होंने मान लिया है कि इसका पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है और जो मून का सेंटर ऑफ मास है उसका मून का मास पूरा सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है। तो अब उन्होंने क्या देखा कि जो अर्थ है, अर्थ का मून से जो डिस्टेंस है वो आर है। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में कि जो अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट है, अर्थ का जो डिस्टेंस मून से है वो क्या है, आर है। और आर क्या है, आर जो है वो जो है 60 टाइम्स है, 60 टाइम्स है जो है ये जो अपना जो एक्सेलरेशन निकल के आया है, जो एक्सेलरेशन उन्होंने निकाला है वो उसका जो है 60 टाइम्स है। तो अब उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि ये जो फाइंडिंग उन्होंने पाई, उस फाइंडिंग से उन्होंने ये पता लगाया कि जो ये अर्थ है और ये मून है। अब अर्थ और मून दो ऑब्जेक्ट हो गए, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के है। जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट थिंग उन्होंने सेकेंड चीज फाइंडिंग जो ये पता की कि जो फोर्स है वो इसके और इसके, मान लो इसका मास जो है m1 है और इसका मास m2 है,
मून का मास m2 है, अर्थ का मास m1 है। तो इन दोनों के मास के डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है। अब इन्होंने क्या देखा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर, इन कंसीडरिंग की डेट इनका मास जो है सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है, और जो उनका जो फोर्स है वो मास के जो है m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने एक फाइंडिंग्स पता की कि F इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। ये जो है फाइंडिंग जो थी, इसने जो है न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है जनरेट किया। तो न्यूटन्स ने जो अपना जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, वो क्या बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस एंड डिस्टेंस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट। यहां तक जो है न्यूटन्स ने पता कर लिया। अब जो ये प्रोपोर्शनल है, ये जो प्रोपोर्शनल है, ये जो प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए अपने जो एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कैवेंडिश ने जो है इसके आगे जो है एक ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को जो है साइंटिस्ट कैवेंडिश थे, उन्होंने इस जो है कांस्टेंट को पता किया। जो साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, उन्होंने ये जो रेसिप्रोकल कांस्टेंट है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं, इसको जो है कैवेंडिश ने जो है पता किया। अब जो एक रेसिप्रोकल कांस्टेंट था, इसको जो है कैवेंडिश ने, जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, इनके नाम पे उसको जो है यूनिवर्सल जो है न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसको नाम दिया। ये क्या है? ये जो है सभी प्लेस से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सारे प्लेसेस पे, सारे ऑब्जेक्ट्स पे ये जो है ये वर्क करता है। अब जो फोर्स था, फोर्स जो न्यूटन्स ने निकाला था, न्यूटन्स ने दिया था m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब इसमें जो है जो कैवेंडिश ने साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला। वो क्या निकाला उन्होंने? g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। जो g था, ये जो है क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू उन्होंने क्या निकाली? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। एक्चुअली जी जो है ये क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। ये जो है जी की जो है वैल्यू आ जाएगी। अब आप ये देखेंगे कि ये जो जी है ये इतना कम है कि इसके कारण, जैसे कि एक आप खुद खड़े हैं और आपके सामने कोई एक सेकंड पर्सन खड़ा है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स इतना कम होता है कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। पर आप एक्चुअल में देखेंगे कि उन दोनों पर्सन के बीच में, आपके और आपके किसी साथी के बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा होता है। पर जी चूंकि इतना कम है कि वो हमको फील नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि जो जी है वो उसका इंपैक्ट के कारण जो है हमको जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमको फील नहीं हो पाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स जो है कितने तरीके के होते हैं। अगर फोर्स की बात करें तो
फोर टाइप्स के फोर्स जो है पाए जाते हैं। नंबर एक क्या होता है अपना, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अगर टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें तो मान लीजिए कि आप कोई भी यूनिवर्स में कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, नंबर एक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड क्या हो गया अपना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो थर्ड फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो जो है अपना थर्ड फोर्स हो गया। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये जो है इस तरीके से जो है चार फोर्सेस जो है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे वीक फोर्स है। इसके बाद जो सबसे पावरफुल फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना पावरफुल है कि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहां पे जो है बहुत कम जो है इंपैक्ट डालता है। तो आप हमने देख लिया कि एक जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या बोलता है कि जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है वो है g, और g की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यहां तक हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हमारा जो जो इसमें समझने वाले पॉइंट है वो ये है कि जो न्यूटन्स का जो ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो है वर्क करता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के अलावा ये जो है वर्क नहीं करता है। और जो न्यूटन थे, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी जो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने पूरी कैलकुलस डेवलप कर दी। और इन्होंने क्या कंसीडर किया कि एक्चुअली क्या है कि हम जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हम स्पेशल, जैसे कि अब आप देख लीजिए कि अगर जो है दो रिंग है, एक रिंग है और ये दूसरा रिंग है। अब इन दोनों के बीच में, अगर दो रिंग के बीच में अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने जाएं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के मास, मान लीजिए इनका मास m1 है, इसका m2 है, तो फोर्स जो है m1 m2 के प्रोपोर्शनल हो गया। और इसका जो मास है वो भी यहाँ पे है और बड़े रिंग का भी मास जो है सेंटर पे यहाँ पे। तो इनका जो फोर्स है, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर है। अब इसका भी सेंटर मास यहाँ पे है और इस रिंग का भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। तो आर क्या हो जाएगा, 0। तो ये जैसे ही 0 होगा ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये रिंग कि ये फट जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पे काम करता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। पर हम हर चीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट पे उसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट तरीके की जो है कंडीशन बनेगी जो कि प्रैक्टिकल में होती ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरम। तो सेल थ्योरम क्या बोलता है कि हम जो न्यूटन ने प्रूव किया कि जो
हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ एक स्फेरिकल बॉडी के लिए जो है एप्लीकेबल होता है। स्फेरिकल हॉलो और स्फेरिकल सॉलिड बॉडी के लिए जो है हम उस बॉडी को सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ रॉड की बात करें और उसके सेंटर ऑफ मास पे जो है हम जो है उसका पूरा वेट कंसीडर करें तो जो है अपना जो कैलकुलेशन होगा वो गलत आएगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये जो सिर्फ जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है, एप्लीकेबल करता है। और पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ स्फेरिकल जो बॉडीज रहती हैं, जो सर्कुलर बॉडीज रहती हैं, उनके लिए ही ये ट्रू है। अगर आप रॉड के लिए ले लें और उसके सेंटर ऑफ मास पे जो है उसको एज ए जो है कंसीडर करें कि उसका पूरा मास वहां से सिचुएटेड है, तो हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो जो है करेक्ट फाइंडिंग्स नहीं देगा। तो आप कॉन्सेप्ट को सुनते जाइए, उसको रिवाइज करते जाइए और उसको जो है माइंड में एक्यूमुलेट करते जाइए, जिससे कि आपके क्वेश्चंस जो है इजीली जो है बनते जाएं। तो अब हम जो है बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम अब इसकी बात करते हैं। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें हमको जो है कुछ जो पॉइंट है वो हमको जो है क्लियर होना चाहिए। नंबर एक पॉइंट अपना जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिकॉर्डिंग है, नंबर वन क्या है कि ये जो है सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है M1 M2, तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उन दोनों बॉडीज को ज्वाइनिंग वाली लाइन के डायरेक्शन में ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक फोर्स इधर लग रहा हो, एक फोर्स इधर लग रहा हो। तो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ये हमेशा जो है एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। मान लीजिए कि एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी को छोड़ थोड़ा ना देगी, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो जो अपना जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, इट इज एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये जो फोर्स है एक्शन रिएक्शंस में रहता है। एक बॉडी अगर दूसरे पे जितना फोर्स लगा रही है दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट अपना क्या बोलता है कि मान लीजिए कि दो बॉडी है, पहली बॉडी M1 है, दूसरी बॉडी M2 है। जो थर्ड बॉडी है, मान लीजिए कोई हमने थर्ड बॉडी रख दी यहां पे, तो जो दो बॉडीज हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इसके ऊपर थर्ड बॉडी के रखने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इन दोनों बॉडीज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है थर्ड बॉडी के रखने से इनकी फोर्सेस के बीच में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट अपना क्या हुआ कि दो बॉडीज अगर रखी हुई हैं उसमें अगर किसी थर्ड बॉडी को रख दिया तो उन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस लगने वाले हैं वो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके ऊपर M3 के द्वारा भी फोर्स लगेगा और M2 के द्वारा भी फोर्स लगेगा।
पर इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड चीज, अगर इसको किसी भी मीडियम में रख दिया जाए, चाहे वो कैसा भी मीडियम हो, तो उनके बॉडीज के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि अगर दो बॉडीज रखी हुई हैं, उस विसिनिटी में, उस लोकेशन में कोई थर्ड बॉडी अगर हमने रख दी, तो उससे उन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्सेस पे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सेकेंड, उस इन्वायरमेंट को किसी भी मीडियम में रखो तो जो लगने वाला फोर्स है वो जो है क्या रहेगा, जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट अपना क्या कहता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है, ये जो है, ये फोर्स जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जब आप बॉडी को किसी भी पाथ से लेके जाओ, उस पे लगने वाला फोर्स जो है वो जो है यूनिफॉर्म ही आएगा, चाहे आप किसी भी पाथ को फॉलो करो, उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और सेकेंड, इस पे जो राउंड ट्रिप का वर्क होता है, वर्क जो है राउंड ट्रिप का, वो क्या है, जीरो। मान लो बॉडी जहां पे है, अपना अपना पाथ ट्रेवल करने का, वहां पे वापस आ जाती है, तो उसका जो वर्क है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो राउंड ट्रिप का वर्क जीरो होगा। और ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके हमने चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। ये इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज ए एक्शन एंड रिएक्शन स्पीयर, थर्ड इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, जो है थर्ड, इस बॉडी के ऊपर, दो बॉडीज के ऊपर जो थर्ड कोई बॉडी रख दी जाए तो उसके कारण इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्सेस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसको किसी भी मीडियम में रखा जाए तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट अपन ने ये डिस्कस किया कि इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि किसी भी पाथ से इसको लेके जाओ, इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो जो है कांस्टेंट रहेगा, और इसके राउंड ट्रिप का वर्क जो है वो जीरो होगा। तो यहां तक हमने जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम जो है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में जो है मदद मिले। तो हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जो कोई क्वेश्चंस अपने एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और वो आपको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में भी आपको मदद करेंगे। तो हम जो है कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू जो है हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने जो क्वेश्चंस लिया है, मान लीजिए कि जो अपना क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में मान लीजिए कि दो बॉडी है, एक बॉडी m1 है, दूसरी बॉडी m2 है। उन दोनों बॉडी के मास दिए गए हैं, और हमने कोई थर्ड बॉडी को उस उस एनवायरनमेंट में रखना है, जिससे कि उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, लगने वाला फोर्स है क्या है, वो जो है क्या हो, इक्वल हो। तो हमको वो लोकेशन पता करनी है कि जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे हमने कोई भी बॉडी रख दी, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उन दोनों बॉडीज के कारण वो जो है जीरो आए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि आप क्वेश्चन से समझिए कि मान लीजिए कि दो बॉडी है, यह है m1 और यह है m2। m1 इक्वल टू है m और m2 इक्वल टू है 4m। दो बॉडीज रखी हुई हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि l है।
इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है। अब हमको ये पता करना है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमको कोई भी ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहां पर कोई थर्ड बॉडी को अगर रखा जाए तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है जीरो हो। तो हमको हमको डिस्टेंस निकालना है, वेयर फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है, हम अगर पॉइंट को कोई यहां पे पॉइंट ले लेते हैं या यहां ले लेते हैं, तो अब M1 के द्वारा भी इधर फोर्स लगेगा, M2 के द्वारा भी फोर्स इधर लगेगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स रहेगा वो जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इस तरीके से यहां पर भी हम अगर पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो भी जो है M1 के द्वारा इस पॉइंट को अंदर की तरफ खींचा जाएगा, M2 के द्वारा भी ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो ये पॉइंट को भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई पॉइंट मान लिया यहां पे मान लो हमने M डैश को रख दिया और हमने डिस्टेंस मान लिया कि ये x है, x डिस्टेंस पे M डैश को रख दिया। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, M और M डैश के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, G M डैश अपॉन में x का स्क्वायर। और जो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो मान लीजिए F2 है। तो F2 क्या हो जाएगा, G M डैश 4M, क्योंकि M2 4M है, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का स्क्वायर, L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन क्या कहता है कि लगने वाला फोर्स जो है जीरो है, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में तो ही है, अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, F1 इक्वल टू F2 रख दिया। अब इन दोनों को अगर हमने इक्वल किया तो G M डैश अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में G M डैश 4M अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब G कैंसिल आउट हो गए, M कैंसिल आउट हो गया, M डैश कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब हमने इसका अंडर रूट ले लिया तो क्या हो गया, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 4। अब ये 2, तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस माइनस 2 आएगा। हम दोनों चीजें जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले केस में जब हमने +2 लिया तो क्या आया, L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, यानी L इक्वल टू 3x, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, L अपॉन में 3। और सेकेंड केस में हमने क्या लिया, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -2। तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स इक्वल टू -2x। तो अब आप देखेंगे कि ये इधर चला गया तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x। तो L इक्वल टू -x तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है बाहर तो जा ही नहीं सकता है, x जो है माइनस में तो आ ही नहीं सकता है। तो हमने इस मैथमेटिकल कंक्लूजन को जो है अपन रिजेक्ट कर दिया और हमारा जो कंक्लूजन आया कि x जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस का L/3 होना चाहिए। तो L/3 पे हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो जो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। और जो उसके ऊपर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रहेगा और उसके ऊपर कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रख दिया जाए तो चूंकि M और M डैश जो है कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इस मास पे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी मास को आप अगर इस पोजीशन पे रखो तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जो है इक्वल अपोजिट रहेगा और उसके ऊपर कोई भी फोर्स फील नहीं होगा।
तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू जो है आप जो है आपको हम आगे ले जाएंगे, जिसमें हम आपको फर्दर क्वेश्चंस कराएंगे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराएंगे, जो कि आपको आईआईटी के क्वेश्चंस को और नीट के क्वेश्चंस के प्रिपरेशन में आपको बहुत अधिक मदद करने वाले हैं। तो थैंक यू बच्चों, यहां तक बने रहने के लिए, पढ़ते रहिए, सक्सेस अचीव करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।